তৃণমূলের ভাঙিয়ে নেতা নয়কো সহজ ভোটে জেতা, দিদির ছবি সরবে যাবে বন্ধু সেদিন খেলা, বুড়ি মায়ের স্বাস্থ্যসাথী ফুলিয়ে বলে বুকের ছাতি, অপারেশন ফ্রিতেই হবে বন্ধু এবার খেলা। মমতা ব্যানার্জি ইজ দ্য ক্রিয়েটার, শুভেন্দু ইজ দ্য ক্রিয়েশন, राजीव इज द क्रिएशन एंड ऑल अदर्स हु आर लिविंग द पार्टी आर द क्रिएशंस। तो अगर वो सोचेंगे कि क्रिएटर से क्रिएशन बड़ा है तो ये बहुत बड़ा गलतफहमी होगा। तो अभी एक पॉलिटिकल पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ बीजेपी का फाइट है। 2016 में तृणमूल कांग्रेस के साथ लेफ्ट कांग्रेस अलायंस का फाइट हुआ था। 2026 में शायद फिर से लेफ्ट के साथ फाइट होगा, क्योंकि अभी बीजेपी बंगाल से हारने के बाद वो पूरा क्या बताए, उनका जो बक्सा पक्सा होता है ना, वो लेकर फिर गुजरात चले जाएंगे। वो बंगाल में बीजेपी का नामो निशान नहीं रहेगा। मेरा एस्पिरेशन तो था आज से 2-3 साल पहले कि बंगाल के हर घर में लोग मुझे पहचानेंगे, तो उसका 10% अभी तक कर पाया हूँ। अभी 90% करना बाकी है। उनका 11 प्लेयर है ना, हम बोल रहे हैं बंधु तुम अपना बॉल लाओ, तुम अपना बैट लाओ, विकेट कहाँ पर गाड़ना चाहते हो तुम गाड़ो, पिच में घास रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी तुम डिसाइड करो, फ्लड लाइट तुम सजाओ, गैलरी पर बंगाल का जनता होगा, अंपायर भी तुम्हारा होगा, पैड भी तुम्हारा होगा, बैट भी तुम्हारा होगा। तुम्हारा पैड बूट पहना हुआ 11 प्लेयर के खिलाफ हमारे तरफ से एक ही प्लेयर मैदान पर होंगे। वो बैट भी नहीं पहनता, वो बूट भी नहीं पहनता, वो हवाई चप्पल पहनता है। आओ बंधु खेल होगा, द गेम इज ऑन, देयर विल बी ए गेम। हम बोल रहे हैं खेला होगा, तो खेला होगा सुनकर बहुत डर गए बीजेपी का लोग। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मोदी जी का दाढ़ी और बढ़ने दो, लाल किला से उनका कुर्सी भी, और 15 अगस्त 2024 का 15 अगस्त लाल किला से शायद मोदी जी स्पीच नहीं देंगे, वो शायद स्पेशल इन्वाइट ही होंगे। जैसे आज मनमोहन सिंह रहता है, वो भी सामने बैठे होंगे, उनको भी ताली देना पड़ेगा। ये हमारा सपना है। और शायद मोदी जी के पास में मैं भी बैठा रहूँगा, क्योंकि मेरे पास भी एक गेस्ट का पास होगा। कोई एक तो रहेगा लाल किला पर, हो सकता है एक हवाई चप्पल पहना वाला औरत भी हो, क्या बताए। सपना देखने में तो कोई बुराई नहीं है ना। Hi everyone, welcome to another episode of Epicenter, our video series on the Bengal election, as Bengal right now is the epicenter for all the political action in the country. Now, if you've been following the Bengal election even slightly, you have definitely heard of Khala Hobe, which is TMC's war cry in this election, but that has transcended completely party lines. Everybody is using it, the BJP is using it. It has become synonymous with the entire Bengal election. And who has come up with this slogan, this song, this rap song? It is Devanshu Bhattacharya Dev, and he's talking to us today. He's 25 years old and he believes in one ideology, which is Mamtaism. Now I'm going to talk to him about that. हम लोग खाला होबे के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप कहते हैं कि आपका आइडियोलॉजी है ममताइज्म। थोड़ा समझाइए ये क्या है। देखिए, पहली तो बात है, मार्क्सिज्म तो तभी लिखा गया था जब मार्क्स नहीं था, वो रहते हुए नहीं लिखा गया था। तो मेरा ये यकीन है कि ममता बनर्जी अभी सर्व कर रहे हैं, तो अभी तो उनके खिलाफ ऑपोजिशन लोग बोलेंगे, तो ये नेचुरल मैटर है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसा होता ही है। लेकिन जब दीदी नहीं रहेंगे तब उनका आइडियोलॉजी को लेकर ना अलग पार्टियां बनेंगे, और सिर्फ बंगाल में नहीं, देश के हर कोने में बनेंगे, दूसरे कंट्रीज़ में भी बनेंगी, ये मेरा यकीन है। क्योंकि ममता दीदी खुद ही एक आइडियोलॉजी है। अगर आप उनका 40 साल का स्ट्रगल देखें, और उसके बाद बंगाल में वो पावर में आने के बाद उनका जो एक एक काम, जो ग्रास रूट लेवल पर जो रेवोल्यूशन लाया, सिर्फ एक फ्री चावल, फ्री राशन, फ्री साइकिल देना, स्कूल में कन्याश्री देना, ये तो ऊपर से लगता है कि कुछ सरकार दे रहा है, दे के वोट ले रहा है, लेकिन ग्राउंड में उसका जो इम्पैक्ट है, और उसको लेकर एक एक जिंदगियां जो 180 डिग्री चेंज हो गया है, जिनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, जो एक एक जनरेशन का जो फ्यूचर चेंज हो गया है, तो उसको लेकर मुझको लगता है कि आज जो लड़का या लड़की जन्म ले रहा है बंगाल में, वो जब 40-50 साल का होगा, तो ममता जी को लेकर उनको पढ़ाई करना पड़ेगा, और शायद वो किताब मैं ही लिखूंगा। हर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में कुछ तो ड्रॉबैक्स होते हैं, चाहे आप राइट विंग आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, अगर आप लेफ्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, आप सेंटर आइडियोलॉजी, मार्क्सिज्म, व्हाटएवर, इसमें क्या ड्रॉबैक है? हाँ, ड्रॉबैक है, क्योंकि हम ना तो कैपिटलिस्ट हैं, हम ना तो कम्युनिस्ट हैं। ये तो ऐसा बोला जाता है ना कि आइदर यू आर कैपिटलिस्ट और यू आर कम्युनिस्ट, तो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट और व्हाटएवर। हाँ। लेकिन ममताइज्म जो है ना, ये कुछ में नहीं आता, क्योंकि
देखिए, सबसे पहले आपने ड्रॉबैक के बारे में जो पूछा, अभी का सिनेरियो देखें तो अभी एक पॉलिटिकल पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ बीजेपी का फाइट है। 2016 में तृणमूल कांग्रेस के साथ लेफ्ट कांग्रेस अलायंस का फाइट हुआ था। 2026 में शायद फिर से लेफ्ट के साथ फाइट होगा, क्योंकि अभी बीजेपी बंगाल से हारने के बाद वो पूरा क्या बताए, उनका जो बक्सा फक्सा होता है ना, वो लेकर फिर गुजरात चले जाएंगे। वो बंगाल में बीजेपी का नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन ममता जी का जो आइडियोलॉजी है वो ममता जी जाने के बाद भी रहेगा। लेकिन हाँ, वो ड्रॉबैक के बारे में आप बोल रहे थे, अभी तो ड्रॉबैक के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि फ्यूचर में ये आइडियोलॉजी जो मुझे लगता है, ये मेरा ड्रीम है कि ये एक शेप लेगा जिस तरह से हम देखते हैं। लेकिन अभी मुझको जो लगता है, मान लीजिए तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है ये उतना रेजिमेंटेड नहीं है लेफ्ट या बीजेपी की तरह, जो स्पेशली एक्सट्रीम राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी और एक्सट्रीम लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी की तरह है। टीएमसी एक क्या बताए आपको, एक इमोशन से जन्म लिया हुआ पार्टी है। लेफ्ट के खिलाफ और ममता जी का इर्द गिर्द घूमता हुआ जो इमोशन है उसको लेकर जन्म लिया गया एक पार्टी है। तो अभी तो तृणमूल कांग्रेस अभी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो ममता जी को फेस करके आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब इंडिविजुअली ममता जी को लेकर एक आइडियोलॉजी बनेगा, तो मेरा ये बिलीव है कि ये सिर्फ तृणमूल कांग्रेस नहीं, मुझे पता नहीं 50 साल बाद तृणमूल कांग्रेस कहाँ रहेगा, हो सकता है और भी बड़ा जगह पर रहे या कुछ जगह पर रहे, लेकिन ममता जी का आइडियोलॉजी लेकर और बहुत सारा पार्टियां भी बनेगा। मान लीजिए एक पार्टी के साथ एक पार्टी का बैटल हो रहा है, दो ही ममताइज्म पर बिलीव करता है, ये मेरा यकीन है। तो ड्रॉबैक क्या है वो तो आगे का दिन में पता चलेगा जब ये एक शेप लेगा। लेकिन अभी ये मेरा ड्रीम है और शायद पहले वाला जो किताब होगा इसको लेकर वो मैं लिखूंगा। देवांशु, आपका इतना ज़्यादा फॉलोइंग है बंगाल में, यू हैव such a connect with the youth of Bengal, you have so many followers on Twitter and on social media. क्या आप एमएलए के सीट के लिए खड़ा नहीं होना चाहते थे? नहीं, देखिए, पहली तो बात है, मेरा जिस सीट को लेकर डिस्कशन चल रहा था वो बाली था, हावड़ा में का बाली। आपको पता होगा मेरा बर्थ डेट है 1 अप्रैल, यानी मोदी डे को, अप्रैल फुल डे, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल को मेरा बर्थडे है। तो बाली में अगर मैं खड़ा होना होता मुझको, तो 26 मार्च तक उसका स्कूटी नहीं होना था नॉमिनेशन का। तो 26 मार्च तक तो मैं पूरा 25 नहीं हो रहा हूँ। तो संविधान बोलता है कि 25 नहीं होने पर आप तो खड़ा नहीं हो सकते। तो ये तो हो ही नहीं सकता था, पहली बात है। दूसरी बात है, देखिए, बंगाल में अभी 294 सीट्स में मैं प्रचार कर सकता हूँ। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, इसके पहले 4 और इंटरव्यू किया और 2 है, क्योंकि अभी एक दिन के लिए कलकत्ता आया हूँ। इससे पहले करीब 1 महीने के करीब बाहर एक ज़िले से लेकर एक ज़िला शिफ्ट करता रहा, घर नहीं आया, और कल सुबह 6:30 बजे फिर निकलना पड़ेगा। तो ये जो मैं कर रहा था ना, अगर मुझको एक सीट पर मुझे कंसंट्रेट करना पड़ता तो मैं बाकी जगह पर नहीं कर पाता। और ये इलेक्शन क्रूशियल इलेक्शन है, टफ इलेक्शन नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ये 2011 से भी आसान इलेक्शन है तृणमूल कांग्रेस के लिए। क्योंकि इस बार जो रिजल्ट आएगा, आप तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2 मई को अगर आपका टाइम हुआ तो अपने पेज से या यूट्यूब से ये कटिंग छोड़ देना कि इस बार टीएमसी का जो रिजल्ट होगा वो 2011 और 2016 का भी मार्जिन को क्रॉस कर जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ स्टैम्प। 211 सीट से ज़्यादा मिलेगा, प्लस होगा, एक भी माइनस, अगर 211 से 1 माइनस 210 हुआ तो भी आप मेरा ये वीडियो छोड़ देना। मैं बोल रहा हूँ 210 नहीं होगा, जीतने के बारे में बात ही नहीं है। 211 से 1 माइनस होकर 210 नहीं होगा, ये 212 से हमारा गिनती स्टार्ट होगा। वो कहाँ पर जाकर रुकेगा, हाँ ये नहीं बोलूँगा कि 250 सीट मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम, वो अमित शाह जी भी नहीं है ना, तो दिल्ली में 70 में से 50 आएगा ऐसा बोल देंगे, उसके बाद 8 सीट आएगा, छोटा हाथी में असेंबली चला जाना पड़ेगा, ठीक है ना, वैसा भी नहीं बोलते हम लोग। लेकिन हाँ, 211 से प्लस होगा, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। Devanshu, you're so loyal to the TMC, you're very, very loyal to Mamata Banerjee, but you can't deny the fact that बंगाल में opportunity in terms of job बहुत कम है in comparison to other states. The youngsters of Bengal have to travel outside to get jobs, industries are less, IT sector is not doing well here. Do you think that there are issues that Mamata Banerjee, she has to deal with these issues, especially if she wants the connect with the youth, she wants the support of the youth? पहली तो बात है, मैं ये मानता ही नहीं कि बंगाल में जॉब अपॉर्चुनिटी दूसरे स्टेट से कम है। आप दूसरे स्टेट्स बोलकर क्या, कौन कौन स्टेट बता रहे हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये कोविड कंडीशन में शायद ये इमिग्रेंट्स के बारे में भी देखकर बोल रहे हो। अगर इंडिया में आप देखें तो सबसे बड़ा जो आपका जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं
उसका अगर आप परसेंटेज देखें तो एक नंबर पर यूपी है, दूसरे नंबर पर बिहार है, उसके बाद एमपी, राजस्थान तीसरे चौथे पर अगर आप उनको ऐड करेंगे, और उसके बाद बंगाल आता है। बंगाल से तो इतना लोग काम करने के लिए जाता है, वो न्यूज़ होता है, लेकिन ये न्यूज़ होता नहीं होता कि बंगाल में दूसरे स्टेट से कितना लोग काम करने के लिए आते हैं। अगर आप इस रैंकिंग को देखें तो बंगाल इज इन 3rd पोजीशन इन इंडिया, कि दूसरे स्टेट से जहाँ काम करने के लिए लोग आते हैं, जिसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, उसके बाद ही बंगाल है, जहाँ पर दूसरे स्टेट से लोग काम करने के लिए आते हैं। अगर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होते तो दूसरे स्टेट से लोग बंगाल क्यों आ रहे हैं? वो तो यूपी भी जा सकते थे ना। तो इसका मतलब बंगाल में जॉब है, लेकिन देखिए एक एक स्टेट में एक एक जॉब का स्पेशलिटी होता है, तो उधर में लोग वो जॉब करने के लिए जाते हैं। लेकिन let's talk about the IT sector for example. Educated youngsters of Bengal, वो तो बाहर जाना पड़ रहा है ना। नहीं, कौन बता रहा है आपको? आप यहाँ से गाड़ी लेकर आपको 40 मिनट लगेगा। बट ये टीएमसी ने खुद भी एक्सेप्ट किया है कि ज्यादा हो सकता था, we could have done better। सभी ज्यादा हो सकता है ना। मेरा आपका इंटरव्यू 20 मिनट से ज्यादा 40 मिनट भी हो सकता है ना। इसका मतलब 20 मिनट भी इनफ है प्रॉपर डिस्कशन के लिए। आप यहाँ से एक कैब लेकर, आपका गाड़ी लेकर 40 मिनट दूर है सॉल्ट लेक सेक्टर 5, उधर चला जाइए। उधर पे कितना जो नया आईटी सेक्टर में कितना नया कंपनीज आया है, उधर पे आपको पता चलेगा। और ज़्यादातर जगह पर जो टॉप पोजीशन पर है, गुजरात से आया हुआ लोग, बेंगलोर से आया हुआ लोग इधर पे जॉब कर रहे हैं जी। बंगाल में जॉब कर रहे हैं, बेंगलोर गुजरात से आया हुआ। मेरा दोस्त भी जो पीछे खड़ा हुआ है, उसका भी दोस्त, वो भी काम करता था। अभी वो अपने शौक से 3-4 नौकरी खुद चेंज किया, भगाया नहीं गया, खुद से चेंज किया। तो जॉब अपॉर्चुनिटी तो है। अभी सेक्टर 5 बहुत ज़्यादा है। हमारा यहाँ पर सिलिकॉन वैली भी बन रहा है बंगाल में। फ्लिपकार्ट का बड़ा एक ये आया जो कल्याणी में बन रहा है, अमेजोन का आया है, बहुत सारे कंपनीज बंगाल में आ रहा है। देखिए अगर बड़े कंपनीज का बात किया जाए ना, तो आप अगर देश में भी देखें तो ये बंगाल में 2006 साल का ये टाटा नैनो जो लास्ट प्रोजेक्ट था इंडिया का, ये गाड़ी वाला प्रोजेक्ट अगर आप बोलेंगे, तो वो नैनो बंगाल से जाने के बाद गुजरात में भी वो सानंद में बंदी पड़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन बंगाल में क्या हुआ, लिफ्ट के टाइम से, जो इससे पहले तो बंगाल ही फिनेंशियल कैपिटल था इंडिया का, उसके बाद वो धीरे धीरे ख़त्म होते गया, क्योंकि लेफ्ट का 34 साल का जो सरकार था, वो ये बंद, चक्का जैम, स्ट्राइक, ये सब करते 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 50,000 प्लस जो कंपनीज है वो सब बंगाल से भाग गए। तो एक बड़ा गड्ढा लेफ्ट ने खोद दिया था, वो 35 साल से खोदा हुआ गड्ढा है। दीदी को वो 10 साल में भरना पड़ा। वो करने के बाद भी सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री लोकसभा में बोला कि बंगाल में अनएम्प्लॉयमेंट दीदी का 7 साल में, ये 2 साल पहले का डेटा है, 40% कम हुआ है। 40% अनएम्प्लॉयमेंट 7 ईयर्स में, 7 साल में घटा है एक स्टेट में। और वही सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा है कि मोदी जी आने के बाद देश में 45 ईयर्स का हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। तो वही सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोल रहा है अपने सरकार में 45 ईयर्स का हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका ही लेबर मिनिस्ट्री लोकसभा में ये स्टेटमेंट दे रहा है कि बंगाल का अनएम्प्लॉयमेंट 40% घटा है दीदी का 7 साल में। तो ये जो 40% घटा है, ये तो सेंट्रल का डेटा है। तो इसका मतलब काम तो मिला है, फिर कहाँ से घटा है? और अगर आप प्रोविडेंट फंड का जो अकाउंट ओपन होता है, उसका भी जो हिसाब निकलता है ना, उसमें भी अगर आप देखें तो बंगाल का बहुत अच्छा हिसाब है। बंगाल में बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है। उसके बाद ये सरकार आने के बाद लैंड बैंक बनाया है। बंगाल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम था वो लैंड बैंक नहीं था। इससे क्या होता था, जो मान लीजिए जो बिजनेसमैन लोग आते थे, उनको ज़मीन लेकर बहुत दिक्कत होता था, और एक सरकार के पास जाने के बाद बहुत सारा विंडोज़ में उनको जाना पड़ता था एक परमिशन के लिए, जिसको बोलता था ना रेड टेप में अटक जाना, तो वो होता था। तो ममता बनर्जी आने के बाद सिंगल विंडो प्रोसेस स्टार्ट किए, लैंड बैंक स्टार्ट की। इससे क्या होता है, एक बिजनेसमैन आता है, ये जो फ्लिपकार्ट बना, बट अभी भी लैंड एक्विजिशन बहुत मुश्किल है बंगाल में। व्हाई इज दैट? नहीं, एक्विजिशन मुश्किल। मैं तो बोल रहा हूँ आपको, जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन का जितना भी यहाँ पर जो कंपनीज बन रहा है, ये जो आपका हमारा जो इंडस्ट्रियल पार्क्स बन रहा है, बहुत सारे जगह पर बंगाल में इंडस्ट्रियल पार्क दीदी ने बनाया। अभी जो सिलिकॉन वैली भी बन रहा है, आपको पता है सिलिकॉन वैली दीदी ने सिर्फ अनाउंस करने के, क्या बताया आपको, 2 से 3 महीने में ही वो सिलिकॉन वैली पूरा बुक हो गया है। अभी वहाँ पर कंपनीज अपना काम स्टार्ट करेंगे, सबने अपना प्लॉट बुक कर लिया, और कंपनीज की तरफ से सरकार को रिक्वेस्ट किया गया है कि उस ज़मीन को और बढ़ाने के लिए, ताकि और दूसरा कंपनीज भी आना चाहे। तो ये कंपनीज तो आ रहा है ना, अभी वो बनने में भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो एक्विजिशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पश्चिम बंगाल सरकार का एक क्लियर स्टैंड है कि हम ज़ोर से किसी का ज़मीन हड़प नहीं करेंगे। इसी को लेकर हमारा आंदोलन था, सिंगूर आंदोलन बोलिए, नंदीग्राम आंदोलन था। और सेंट्रल गवर्नमेंट 2015 साल में जो लैंड एक्विजिशन बिल लाया था, उसके सबसे बड़ा आलोचक जो था ये टीएमसी था। क्योंकि हम सोचते हैं कि ये देश 65 to 70% जो है ना, वो किसानों के ऊपर जो डिपेंडेंट देश है।
तो जो लेफ्ट खुद को लेफ्ट बोलता है, जिसका सिंबल है वो कस्ते हथुड़ी, वो तो सिकल, हाँ सिकल है, हैमर है, तो वो सिकल के साथ ही वो लोग खिलवाड़ कर दिए। जो लेफ्ट अपने आप को बोलते हैं, जो बोलते हैं बंगाली में बोलते हैं ना, हमारा श्रमजीवी दल सर्वहारार दल, जो सब खो चुके हैं हम उनका पार्टी है, वो लोग जब किसानों से जमीन छीनने लगे तो बंगाल का जनता ये पूछने लगा, भाई तुम फिर तो लेफ्टिस्ट रहे ही नहीं, तुम भी तो कैपिटलिस्ट बन गए, क्योंकि उन्हें के पैर में तो तुम जमीन दे रहे हो और हमारे वो जमीन जो 3 टाइम फसल देता है सालाना। तो फिर वहाँ से दीदी का आंदोलन, और आप सबको पता है, आपको पता होगा ये सिंगूर जब उसका जजमेंट आया था 2016 का 31 अगस्त को, तो जज जो 2 जज थे उन्होंने बोला था ये ज़मीन इलीगल तरीके से लिया हुआ ज़मीन है। इसका मतलब लेफ्ट के लोगों का ज़मीन चोरी करने की वजह से आज बंगाल से सिंगूर की तरह इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला गया। तो उसी से ममता बनर्जी जो ये 35 साल का जो एक नेगेटिव इमेज बन गया है पूरा वर्ल्ड का जो बिजनेसमैन है उनके सामने, दीदी ये करते 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 धीरे धीरे बंगाल को एक पॉजिटिव साइड पर ले आया है। देवांशु, एज अ यंग टीएमसी लीडर, आपको क्यों लगता है कि इतने डिफेक्शंस टीएमसी से क्यों हो रहे हैं? नाउ all of this can't be about money, about other opportunities, about power. There has to be an issue in the TMC that so many leaders are leaving. What is the issue? तो अभी जो बात है ना, ये टीएमसी में कुछ लोग जो दीदी के मान लीजिए जो टिकट डिजर्व नहीं करते, अभी दीदी टिकट नहीं दे सकते उन लोगों को। उन लोगों का पहले बोलने का जगह नहीं था, जाने का जगह नहीं था, क्योंकि लेफ्ट के साथ फाइट करके आए हो तो लेफ्ट में तो जा नहीं सकते। अभी जो मान लीजिए करप्शन में कुछ कनेक्ट हो गए हैं, प्रशांत किशोर का सर्वे में आया है ये लोग ग्राउंड लेवल में खूब खराब कंडीशन है, इनको टिकट नहीं दिया जा सकता, और या फिर पार्टी को बोलते हैं इसका इमेज खराब है, तो उनको पता चल जाता है। पहले तो ये पता नहीं चलता था। तो ये लोग अगर ये 2016 होता और उल्टा साइड में लेफ्ट होता तो कोई बात नहीं होता, क्योंकि ये तो सभी लेफ्ट के साथ फाइट करके आए हैं, तो लेफ्ट में तो डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर सकते। अभी जब बीजेपी आ गया है तो इन लोगों के लिए रास्ता आसान हो गया है कि पार्टी को ब्लैकमेल करेंगे कि मुझको टिकट नहीं मिलेगा तो मैं बीजेपी में चला जाऊंगा। जब मैं छोटे उम्र में मम्मी को ब्लैकमेल करता था कि अभी पापा है। तो ये प्रॉब्लम अभी इसलिए है क्योंकि बीजेपी उल्टा साइड में है, और बीजेपी के पास सबसे बड़ा जो पॉजिटिविटी है कि उनके पास पैसा है। मेरे मम्मी के पास उतना पैसा नहीं होता था, क्योंकि जो घर चलाने का पैसा होता है उससे ही मम्मी कुछ कुछ रख के आइसक्रीम खाने के लिए पैसा देती थी, कभी कभी नहीं देती थी। लेकिन मेरा पापा के पास तो होता था, 1 रुपया मांगने पर 10 रुपया दे देता था। तो बीजेपी के पास भी बहुत पैसा है, बीजेपी के पास टिकट देने का जगह है, क्योंकि उनके खुद के पास तो कैंडिडेट है नहीं। बट अ लॉट ऑफ टीएमसी लीडर्स खुद ही कह रहे हैं कि टीएमसी में बहुत ज़्यादा करप्शन है। दे आर ऑल्सो सेइंग कि जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप था टीएमसी में वो चला गया है। अभी अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी के अलावा कोई इस पार्टी में मायने नहीं रखता है। उसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं देखिए किसी को तो कुछ बहाना देना पड़ेगा ना जाने के लिए। अभी तो ऐसे नहीं बोल सकते मुझे मोदी जी अचानक से कल तक तो मैं उसको गाली देता था, मुझे अचानक से मोदी जी में अपने पापा दिखने लगे इसलिए चला गया हूँ, ये तो नहीं बोल सकते। तुझको तो उनको तो कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स दिखाना पड़ेगा। तो अभी ये बात है, मुझको आप बताइए, अभिषेक बैनर्जी सिर्फ एक एमपी है और टीएमसी यूथ विंग का प्रेसिडेंट है, वो नाम मंत्री है। एक मंत्री तो सरकार चलाता है ना, ये सरकार तो शुभेंदु अधिकारी लोग चला रहे थे, राजीव बनर्जी लोग चला रहे थे, क्योंकि ये लोग तो मंत्री थे। एक एमपी तो सरकार नहीं चलाता ना, क्योंकि एमपी तो अभी बीजेपी का 18 है, सरकार तो वो लोग नहीं चला रहे। तो अभिषेक बैनर्जी भी एक सिंपल एमपी है, उसको लिए क्यों इतना बात रहे भाई? मुझे एक बात, क्यों इतना बात आप बताओ, क्यों तोलाबाज कह रहे हैं सब उसको? नहीं सब कौन जो पार्टी से निकल रहे हैं वो अभिषेक बैनर्जी को एक गार्डवाल की तरह यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए मैंने बताया ना, कुछ तो पॉइंट देना पड़ेगा। अभी आप मुझको बता दीजिए, अभिषेक बैनर्जी पीके को लाया, ममता बनर्जी लाए, पीके सर्वे किए। मान लीजिए आप जहाँ पर है उधर एक टीएमसी का लीडर है जो पैसा उठा रहा है ग्राउंड से, लेकिन दीदी को कालीघाट तक पता नहीं है, ठीक है। इतना दिन तक उसको लगता था कालीघाट तक कैसे खबर जाएगा, जाते जाते खबर वैनिश हो जाएगा, ठीक है। अभी पीके आने के बाद जब ग्राउंड सर्वे हो रहा है, तो ग्राउंड सर्वे के बाद जब पता चल रहा है ये तो पैसा उठा रहा था वहाँ से, ये दीदी के पास पहुँच रहा है, दीदी देखकर उनको वार्न कर रहा है। जब दीदी उनको वार्न करेगा, वो लोग क्या बोलेगा, टीएमसी में हम बहुत खुश हैं, वो तो बोलेगा ही डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, क्योंकि अभी तो इतना दिन तो डेमोक्रेसी था, जिस डेमोक्रेसी में जितना खुश पैसा उठा रहे थे ग्राउंड से, अभी तो वही जो न्यूज़ है, वही जो पॉइंट है, वो तो दीदी के पास पहुंच रहा है जो पहुंचता नहीं था। और ये पीके को अभिषेक दल आए थे, दीदी के साथ इंट्रोड्यूस किया था, तो सारा गुस्सा उसके ऊपर फोड़ रहा है। अभी देखिए ना टीएमसी कितना क्लीन हो गया है। अभी टीएमसी में क्यों बोल रहा हूँ आपको, 211 से 1 प्लस होकर ही रहेगा।
-1 नहीं हो गए। क्यों? क्योंकि टीएमसी में जितना चोर लोग थे, जितना गुंडा लोग थे, हम लोगों को पता नहीं था। वो हमारा सर्वे में आने के बाद क्या हुआ, बीजेपी ही उन सबको लेकर चला गया। अभी बीजेपी, ये शुभेंदु अधिकारी का जो नारदा स्टिंग ऑपरेशन में टेप निकला था ना, वो कौन से पार्टी ने दिखाया था आपको पता है? बीजेपी ने अपने पार्टी ऑफिस से प्रेस मीट करके पीछे बैकग्राउंड में प्रोजेक्टर लगवाकर उसमें दिखाया था शुभेंदु पैसा ले रहा है। और आज जो बीजेपी नेता लोगों के साथ शुभेंदु हाथ उठाकर जय श्री राम बोल रहा है, वही नेता टेबल पीट पीट कर बोल रहा था शुभेंदु को कब अरेस्ट किया जाएगा। तो टीएमसी ने उस टाइम शुभेंदु को क्यों नहीं निकाला? नहीं, हम क्यों निकलेंगे? अभी भी तो हम बोल रहे हैं शारदा और नारदा ये सब एक कंस्पिरेसी है, ये सामने आना चाहिए ना। हम तो वही बोल रहे हैं जी जो पहले बोलते थे। हम तो नहीं बोल रहे कि शुभेंदु पैसा खाया था। हम बोल रहे हैं, हम पहले जो बोलते थे कि नारदा एक कॉन्स्पिरेसी, अभी भी हम वही बोल रहे हैं। लेकिन बीजेपी पहले बोल रहा था नारदा एक करप्शन है, अभी बोल रहा है नारदा एक कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि उनका जो बड़े मथा लोग हैं, जो मेन लीडर्स लोग हैं, वो अभी बीजेपी में है। नारदा का एक्यूज का 70% अभी बीजेपी में है। तो हम वही बोल रहे हैं कि ये सब जो एलिगेशंस में थे, शारदा का जो एक्यूज लोग थे, जिसके बारे में मोदी जी 2014 साल में बोला था ना, एक एक पैसा का हिसाब होगा, जो शारदा का पैसा खाया था वो जेल के अंदर रहेगा। अभी पब्लिक को ये पता नहीं था कि जेल का मतलब बीजेपी था, कि जेल के अंदर रहेगा का मतलब बीजेपी के पार्टी ऑफिस के अंदर रहेगा। आई एम प्राउड ऑफ माई लीडर अभिषेक बनर्जी एंड ममता बनर्जी। तो अभी अगर अभिषेक बनर्जी करप्टेड है तो सीबीआई ईडी भाई घर में क्यों बैठे हुए? मैं तो ओपन चैलेंज कर रहा हूँ ना, आओ। एक तो आए थे ना कोयले के लेकर उनके वाइफ को बात किया और फिर चले गए, फिर देखिए बंद हो गया। और आप मुझको एक बताइए ना, हर बार इलेक्शन से पहले ये करप्शन का बात उठता है। वोट जब ही खत्म हो जाता है सीबीआई ईडी कहाँ छुट्टी मनाने चले जाते हैं, इटली या फिर सिंगापुर, हमको नहीं पता है। तो अगर अभिषेक बनर्जी के ऊपर एक भी चार्ज है तो वो अभी तक प्रूफ क्यों नहीं कर पाए भाई? अभिषेक बनर्जी के ऊपर ना शारदा का स्कैम का चार्ज है, ना नारदा का स्टिंग फुटेज में उसको देखा गया है। तो किस बारे में चार्ज है? एक ही प्रॉब्लम है उनका कि वो टीएमसी को सफ़ेद क्लियर करने का कोशिश कर रहा है। और इसी को लेकर जितना करप्टेड लोग टीएमसी में थे वो सबको लग गई है। तो उसको लेकर अभिषेक बनर्जी को बोला जा रहा है। तो देखिए ना आगे आगे होता है क्या। इन योर ओपिनियन, जो लोग टीएमसी छोड़ के बीजेपी में चले गए, उनमें से सबसे ज़्यादा धक्का किसके जाने पर टीएमसी को लगा? किसी को नहीं होता। सबसे ज़्यादा धक्का अगर एक इंसान छोड़ के चले जाते वो ममता बनर्जी है। जब तक ममता बनर्जी टीएमसी नहीं छोड़ते तब तक टीएमसी का कोई धक्का नहीं है, क्योंकि दीदी का फोटो देखकर टीएमसी में वोट होता है। दीदी हमारा फेस है। इसीलिए खेला হবে स्लोगन का स्टेगेन स्टैंजा क्या था पता है? তৃণমূলের ভাঙিয়ে নেতা নয়কো সহজ ভোটে জেতা, दीदीर छवि सड़बे जबे बंधु से दिन खेला होवे। इसका मतलब है टीएमसी का नेता तोड़कर कोई लाभ नहीं है, क्योंकि दीदी का फोटो जब उनके बैकग्राउंड से हट जाएगा बंधु उसी दिन खेल हो जाएगा। दीदी का फोटो के अलावा एक भी नेता का एक पैसे का औकात नहीं है बंगाल में। टीएमसी का अगर वो नेता है, सभी टीएमसी के दीदी के फोटो की वजह से ही जीतते हैं। इधर 294 सीट्स पे दीदी ही कैंडिडेट होते हैं। एक अगर हमको 184 मिला था तो दीदी के फोटो की वजह से, 211 मिला था दीदी के फोटो की वजह से, और 220 मिलेगा तो भी दीदी के फोटो की वजह से। तो दीदी को टीएमसी लीडर का औकात नहीं, आप बोल रहे हो? नहीं, दीदी के देखिए, दीदी सबको नेता बनाता है। अभी अगर महिषासुर सोचेगा कि मैं माँ दुर्गा का पास जाकर बोलूँगा माँ दुर्गा तू अपना गणेशा हमको देगा, उस गणेशा को लेकर तेरे खिलाफ हम युद्ध लड़ेंगे, तो ये तो उनका गलत फहमी है ना। क्योंकि वो उनको ये समझ में आना चाहिए कि गणेशा ने दुर्गा को नहीं बनाया, दुर्गा ने गणेशा को बनाया। दुर्गा इज़ द क्रिएटर एंड गणेशा इज़ द क्रिएशन। ममता बनर्जी इज़ द क्रिएटर, शुभेंदु इज़ द क्रिएशन, राजीव इज़ द क्रिएशन, एंड ऑल अदर्स हु आर लिविंग द पार्टी आर द क्रिएशंस। तो अगर वो सोचेंगे कि क्रिएटर से क्रिएशन बड़ा है तो ये बहुत बड़ा गलत फहमी होगा। आपका क्या पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है टीएमसी में? पार्टी जहाँ पर काम करने के लिए देगा। देखिए, एस्पिरेशन की वजह से लोगों को लगता है मैं जितना ज़्यादा लोगों को सर्व कर सकता हूँ एक पॉलिटिकल पार्टी के, मेरे आइडियोलॉजी के। पर्सनल एस्पिरेशंस भी होते हैं ना कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे मिनिस्टर बनना है, मुझे सीएम बनना है, व्हाटएवर। देखिए, एस्पिरेशन का मतलब ये नहीं कि हमेशा कुछ बनने के लिए। मेरा एस्पिरेशन तो था आज से 2-3 साल पहले कि बंगाल के हर घर में लोग मुझे पहचानेंगे। तो उसका 10% अभी तक कर पाया हूँ, अभी 90% करना बाकी है। तो वो भी करूँगा, क्योंकि मैं जब पार्टी में ज्वाइन किया था तो वो 2019 का जून था। 2019 का मई महीने में टीएमसी 34 से 22 में आ गया था। सारे बड़े नेता लोग तभी भागना शुरू किए थे, क्योंकि सबको लगा तभी बीजेपी का सरकार आ जाएगा। उस वक्त मैं पार्टी में आया था जब सब बीजेपी में भाग रहे थे। तब मेरा उम्र था 23.5 साल। तो इससे पहले तो दीदी का एडमायरर था, लेकिन ऑफिशियली पार्टी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था।
तो 2019 में पहली बार आया, टीएमसी ने मुझको स्पोक्स पर्सन बना दिया स्टेट यूनिट का। इसके पहले टीएमसी का कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं था क्योंकि हमारा मीडिया सेल नहीं था। वो भी अभिषेक बनर्जी दा ने ही बनाया पार्टी में, दीदी का जो ऑर्डर है उसके बाद ये के में अभिषेक दा ने बनाया। तो मुझको ममता दीदी ने टीएमसी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बनाया। उसके बाद मैं टीवी डिबेट्स में जाने लगा, बंगाल के कुछ घर में मुझको जानने लगे लोग। और मेरा डिबेट का जो स्टाइल था वो थोड़ा अलग होने की वजह से, क्योंकि मैं हर डिबेट के आखिर में जो स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं उनके आखिर में जो पोएम्स हैं उनको बोलता था, इशू बेस्ड पोएम्स बोलता था, तो इससे लोग पसंद करने लगे थे। आप मुझको बोलिए, मेरा खेला होबे स्लोगन अभी आसाम का कांग्रेस बीजेपी भी यूज़ कर रहा है, सब लोग यूज कर रहे हैं। ये खेला होबे यही बात है कि अभी ये खेला होबे स्लोगन बंगाल में जय श्री राम को पूरा बंद कर दिया है। जय श्री राम अभी मंदिर तक ही है, उसके बाहर नहीं है। चाय के दुकान, बाजार, सरस्वती पूजा, मैरिज एनिवर्सरी, सब में खेला होबे खेला होबे खेला होबे। और सबसे बड़ी जो बात है, हमारा प्रधानमंत्री, उनको भी आकर खेला होबे को टीज करना पड़ रहा है। आप अभी मुझको बता दीजिए, एक 25 साल के लड़के के लिए और क्या एस्पिरेशन होना ज़रूरी है। Of course, that is true. अभी आप मुझे बताइए खेला हॉबे का आइडिया कैसे आया आपको? नहीं देखिए, मोटिवेशन बिहाइंड इट। 2019 में भी मेरा एक स्लोगन वायरल हुआ था टीएमसी में, ममता दी एक बार, या फिर दीदी मोनी तुम्हारे चाहिए, जो भी बोली। यूट्यूब में अगर आप डायल करेंगे तो देख सकते हैं। तो ममता दी एक बार भी बहुत वायरल हुआ था टीएमसी में। जो भी कोई प्रोग्राम होता है ममता दी एक बार बजता ही है, वो भी स्लोगन था। उसके बाद उसका डीजे वर्जन आया था। तो तब मैं पार्टी के साथ ऑफिशियली एसोसिएटेड नहीं था, एक सपोर्टर था उसके लिए, जो सोशल मीडिया में व्लॉगिंग करता था, वीडियो बनाता था। तभी स्लोगन बनाया था नॉर्थ बंगाल में जाकर। तो तभी ऑफिशियली कनेक्टेड नहीं था पार्टी के साथ। तो अभी ऑफिशियली कनेक्टेड होने के बाद इस साल का जनवरी महीने में जब नॉर्थ बंगाल गया था, तो उधर का जो पार्टी का दोस्त लोग थे, वो लोग बोल रहे थे कि तुम्हारा तो नॉर्थ बंगाल वाला स्लोगन हिट होता है, अभी तुम नॉर्थ बंगाल में हो, ये तुम्हारा लकी जगह है, एक और स्लोगन बना दो। तो 5 जनवरी रात को ये डिस्कशन हुआ। तभी मुझको पता नहीं क्या लिरिक्स होगा, क्या स्लोगन होगा। तो मैंने बोला भाई 6 जनवरी कल मेरा और 2 प्रोग्राम है, तुम लोग अरेंज करो, कहाँ पर, कॉलेज के सामने, स्टूडेंट लोग को लाओ। तो बोले हाँ, हमारा तो पार्टी का ही लोग हैं। तो वो सब अरेंज किए। 2 प्रोग्राम करने के बाद मैं उधर पर पहुँचा, तो कैमरा सेटअप लेकर वो लोग रेडी थे। लेकिन 2 प्रोग्राम करने के बाद जब मैं उधर पहुँचा, देखा 50-60 लड़का लड़की रेडी है, कैमरा सेटअप रेडी है। वो लोग बोला आप आओ और शुरू करो। तभी मेरे पास लिरिक्स नहीं था, क्योंकि अगले रात को बोला और उसके बाद सुबह उठकर ही 2 प्रोग्राम किया, तो लिरिक्स भी नहीं था। तो आपने ऑन द स्पॉट लिरिक्स बनाए? वही मैदान पर बैठ के 20 मिनट में वो लिरिक्स लिखा गया। और मैंने सबको बोला भाई अभी 20 मिनट तक मुझे कोई पुकारे बगाएगा भी नहीं, क्योंकि मैं जब लिखता हूँ, छोटे उम्र से ही मैं कविता लिखता था। स्कूल में मेरा एक निक नेम भी हो गया था कवि। मेरा ओरिजिनल नाम से कोई नहीं पुकारता था जब मैं क्लास 5 से ही। तो उधर भी मैंने बोला कि 20 मिनट तक कोई मुझको पुकारेगा नहीं। तो 20 मिनट में क्यों, ममता दी एक बार भी 15 मिनट में लिखा गया था। तो ये 20 मिनट पर लिखा, उधर ही स्लोगन शूट किया गया। 6 जनवरी को, 7 जनवरी को अपलोड हुआ। उसके बाद तो पूरा इतिहास है, आपको पता है क्या हुआ। और उसका हिट होने का एक और भी कारण है, उसका जो हर स्टैंजा है ना, उसमें एक तो सरकार का जो काम का उपलब्धियाँ है वो तो है ही, उससे बड़ी जो बात है एक चैलेंज है। ऑपोजिशन को, स्पेशली बीजेपी को एक चैलेंज है कि आओ भाई खेल होगा। किस बात का खेल होगा? देखिए आपको पता होगा, बीजेपी सोच रहा है कि टीएमसी का विकेट तो एक के बाद एक गिर रहा है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले रिजल्ट निकल रहा है तो इंडिया का लीड था, जो लड्डू फड्डू खा के तो पेट भर लिया था। टिफिन के टाइम में ही लंच हो गया था लड्डू से। उसके बाद क्या निकला था, लालू और नीतीश का सरकार गठन हुआ था। तो बीजेपी का एक स्वभाव है, वो पहले बहुत मौज कर लेते हैं और उसके बाद उनको रोना पड़ता है। तो अभी बंगाल में वो लोग मौज कर रहे हैं, हम ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, यही हमको रिजल्ट देगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं आओ बंधु खेला होगा। उनका 11 प्लेयर है ना, हम बोल रहे हैं बंधु तुम अपना बॉल लाओ, तुम अपना बैट लाओ, विकेट कहाँ पर गाड़ना चाहते हो तुम गाड़ो, पिच में घास रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी तुम डिसाइड करो, फ्लड लाइट तुम सजाओ, गैलरी पर बंगाल का जनता होगा, अंपायर भी तुम्हारा होगा, पैड भी तुम्हारा होगा, बैट भी तुम्हारा होगा। तुम्हारा पैड बूट पहना हुआ 11 प्लेयर के खिलाफ हमारे तरफ से एक ही प्लेयर मैदान पर होंगे, वो बैट भी नहीं पहनता, बूट भी नहीं पहनता, वो हवाई चप्पल पहनता है। आओ बंधु खेल होगा, द गेम इज ऑन, देयर विल बी ए गेम। हम बोल रहे हैं खेला होबे। तो खेला होबे सुनकर बहुत डर गए बीजेपी का लोग। मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। You will have to sing the song for us and also for our non-Bengali viewers. थोड़ा सा समझाएंगे भी every paragraph that you sing. थोड़ा समझाना भी थोड़ा सा आप हमें। देखिए स्टैंजा का जो पहला वाला है, বাইরে থেকে বর্গী আসে নিয়ম করে প্রতি মাসে আমিও আছি তুমিও রবে বন্ধু এবার খেলা হবে। इसका मतलब क्या है, बाहर से जो आउटसाइडर्स आ रहे हैं ना,
तो उनको आने दो, मैदान पर हम लोग भी रहेंगे बंधु, खेल होगा। उसके बाद क्या है, তৃণমূলের ভাঙিয়ে নেতা নয়কো সহজ ভোটে জেতা, দিদির ছবি সরবে যাবে বন্ধু সেদিন খেলা হবে, जो मैंने पहले बताया, दीदी का फोटो जब हटेगा तो खेल हो जाएगा। उसके बाद क्या है, বুড়ি মায়ের স্বাস্থ্য সাথী ফুলিয়ে বলে বুকের ছাতি, ऑपरेशन फ्रीते ही হবে বন্ধু এবার খেলা হবে। इसका मतलब क्या है, बूढ़ी माँ का जो स्वास्थ्य साथी का कार्ड दीदी ने दिया है वो एक हेल्थ स्कीम का कार्ड है। वो बूढ़ी माँ अपना जो क्या बताए, अपना चेस्ट को पैट करते हुए बोल रहा है कि हमारा ऑपरेशन अभी फ्री में ही होगा, इसीलिए वो बूढ़ी माँ बोल रहा है अभी बंधु खेल होगा, क्योंकि वो बूढ़ी माँ को डेवलपमेंट मिला है। उसके बाद क्या है, কবজি যদি শক্তিশালী মাঠে আছে লড়নে वाली, বন্ধু বলো আসছো কবে, এই মাঠেতেই খেলা হবে। इसका मतलब अगर रिस्ट में ताकत है तो बंधु इस मैदान पर आओ, हमारा भी लड़ने वाली मैदान पर है, आओ बंधु एक खेल हो जाए। उसके बाद क्या है, আমার মাটি সইবে না यूपी बिहार হইবে না, বাংলা আমার বাংলা রবে বন্ধু এবার খেলা হবে। मेरा मिट्टी नहीं सहन करेगा, ये यूपी बिहार नहीं बनेगा, बंगाल बंगाल रहेगा, और इसके लिए बंधु खेला होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यूपी में हर रोज़ हथरस होता है, हर रोज़ उन्नाव होता है, उधर हमारा माँ बहन घर से निकल नहीं पाते, क्योंकि एक हमारा बहन के साथ अगर अत्याचार होता है तो उसको पिताजी को मार दिया जाता है। यूपी में रेपिस्ट नहीं मरते, जिसके साथ रेप हुआ है उसका पिता मरते हैं। और बंगाल में वही बहन को ममता बनर्जी सबूत साथी का साइकिल देकर स्कूल में भेजती है और कन्याश्री का स्कीम देती है। इसीलिए हम बोल रहे हैं हमारा माटी सोइबे ना, मेरा मिट्टी सहन नहीं करेगा, ये यूपी बिहार नहीं बनेगा। उसके बाद क्या है, হাতরাসেতে বোনকে জ্বালাও মোদি বলেন থালা বাজাও, এই মাটিতেও বাজনা হবে, নতুন রকম খেলা হবে। इसका मतलब क्या है, हाथरस में बहन को जलाते हो तुम लोग, और उल्टी तरफ मोदी जी बोलता है कि थाला बजाओ, थाले बजाओ। कोरोना के टाइम में बोला था ना, तो हम बोल रहे हैं इस मिट्टी पर भी एक अलग तरीके का जो बाजा है वो बजेगा बंधु, इस बार बंगाल में खेला होगा। उसके बाद जो बोल रहे हैं कि रास्ता आलो স্বাস্থ্য জল ফিক্সই আছে ভোটের ফল, বিধির বিধান দিদি রবে বন্ধু এবার খেলা হবে। इसका मतलब है रास्ता, लाइट, हेल्थ, पानी, इस सब के काम को लेकर जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो फिक्स है, जो भगवान का जो क्या बताए साइन है उससे ये क्लियर है कि बंगाल में दीदी ही रहेगा। बंधु आओ इस बार बंगाल में खेला होगा। तो इस तरीके से जो एक के बाद एक लिरिक्स है। उसके बाद पेঁয়াজ आलू গ্যাসের दामे देश के भांगो रामेर नामे, रामेर देवी दुर्गा तबे बंधु जेनो खेला होगा। इसका मतलब क्या है, जो प्याज का भाव बढ़ता है, मोदी जी आने के बाद हर महीने हर साल एक बार 200 रुपया किलो होता है प्याज। मेरा मम्मी घर में चिकन नहीं बनाता, आपको पता है, क्योंकि वो बोलते हैं भाई चिकन से तो प्याज का भाव ज़्यादा है, जब चिकन का भाव से प्याज का भाव कम होगा तब चिकन बनाऊंगा। ये पहले कभी नहीं हुआ देश में, ऐसा प्रधानमंत्री आएगा। मेरा चिकन बहुत फेवरेट है, मैं मटन नहीं खाता, क्योंकि ये दिन मुझको देखना पड़ेगा। मैं ज़िंदगी में नहीं सोचा ऐसा प्रधानमंत्री देश में आएगा जिसके लिए 3 महीने तक घर में मेरा चिकन नहीं बनेगा। आप सोच सकते हो। और वो चिकन पकाएगा किस में, गैस में, वो 900 रुपया किलो, वो 900 रुपया का सिलेंडर, और वो गैस का जो सब्सिडी का पैसा बैंक में आता था वो भी अभी नहीं भेज रहे। सरसों का तेल, चिकन को तो पहले तलना पड़ेगा तेल में, वो सरसों का तेल 170 रुपया किलो। तो हम बोल रहे हैं पेঁয়াজ आलू গ্যাসের दामे देश के भांगो रामेर नामे। प्याज का दाम, आलू का दाम, गैस सिलेंडर का दाम, सरसों के तेल का दाम, इन सब का दाम तो है, लेकिन आप राम के नाम में देश को तोड़ रहे हो। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि बंगाल में राम की देवी दुर्गा का पूजा होता है। बंधु इस बार खेला होगा। तो यही जो लिरिक्स है इसको लेकर ये खेल तो सभी खेल रहा है, और जो स्टेट्स में बंगाली लोग समझते भी नहीं उधर भी खेला होबे बोला जा रहा है, और बीजेपी के अगेंस्ट में बोला जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि पूरा देश में एक एंटी बीजेपी स्लोगन हो गया है खेला होबे। और एज ए बंगाली आई एम प्राउड ऑफ इट स्पेशली, क्योंकि ये खेला होबे एक बंगाली वर्ड है। हमारे पुरखों ने किसी ने बताया था, ये गोखले जी ने बताया था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। मुझे लगा नहीं था ये खेला होबे भी इंडिया बाद में सोचेगा। तो ये खेला होबे बंगाल से शुरुआत है, ये खेला उसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब होते हुए सीधा दिल्ली के लाल किला तक जाएगा। और ये खेला मोदी जी की दाढ़ी भी बढ़ेगा, हमारा खेल का जो पैशन है वो भी बढ़ेगा। मोदी जी का दाढ़ी और बढ़ने दो, लाल किला से उनका कुर्सी भी। और 15 अगस्त 2024 का 15 अगस्त लाल किला से शायद मोदी जी स्पीच नहीं देंगे, वो शायद ममता बनर्जी देंगे, वो शायद स्पेशल इन्वाइटी होंगे, जैसे आज मनमोहन सिंह रहता है, वो भी सामने बैठे होंगे, उनको भी ताली देना पड़ेगा। ये हमारा सपना है। और शायद मोदी जी के पास में मैं भी बैठा रहूँगा, क्योंकि मेरे पास भी एक गेस्ट का पास होगा। कोई एक तो रहेगा लाल किला पर, हो सकता है एक हवाई चप्पल पहना वाला औरत भी हो, क्या बताए। सपना देखने में तो कोई बुराई नहीं है ना। लेकिन अभी बंगाल का जो सपना है, दीदी का हैट्रिक होना फिक्स है। हम बंगाली में बोलते हैं, घड़ी का जो ये होता है ना, जो
वो घूमता है, उसमें बंगाली में साउंड होता है टिक 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 हम बोलते हैं, और घोड़ीर कांटा बोलते हैं। तो हमें बोल रहा है घोड़ीर कांटाए टिक टिक ममतादिर हैट्रिक, ये सिर्फ समय का मामला है। 2 मई को वो आखिर में हम बोल रहे थे ना, सबूज आबिर खेला होगा, हरा गुलाल का खेल होगा बंगाल में। दीदी रहेगा और दीदी ही रहेगा, क्योंकि जो बीजेपी के लोगों ने पूछा था 2019 में मोदी वर्सेस हु, आप तो जर्नलिस्ट हो ना, आपके और बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं ना दिल्ली में, सब मोदी जी को मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बोल बोल के सवाल पूछते हैं। वो लोग तो ये सवाल से ही भर दिया था पूरा देश, मोदी वर्सेस हु, मोदी वर्सेस हु, मोदी वर्सेस हु। इतना टेबल में चाटा मारा था ना ये सवाल पूछते, टेबल टूट गया था। अभी देखिए जो भगवान का खेल है, वही सवाल अब घूमकर बंगाल में आया है, दीदी वर्सेस हु, दीदी वर्सेस हु, दीदी वर्सेस हु। ये सवाल आप दे दीजिए, बंगाल का कुर्सी ले लीजिए। ये सवाल नहीं दे पाएंगे तो भैया गुजरात जाएंगे। Thank you so much, Devanshu. It has been a very, very interesting interaction. Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे जो लोग मुझको प्यार करते हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ये दीदी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देश में सच्ची जर्नलिज्म का बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you for saying that. Thank you. If you like this interview, don't forget to virtually like it as well. Share the video with your friends and your followers. And don't forget to subscribe to this channel. And also hit the bell icon so you never miss an update from our channel. Support this channel to encourage independent journalism in the country. Thank you so much for watching.